हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3 को पढ़ेंगे। तो इसमें अध्याय 7 में है सामाजिक समस्याएं। मानव एक क्या है? सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसे हर खुशी, हर दुख, सब कुछ उसे समाज से ही मिलती हैं और वो समाज के साथ मिलकर ही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और कोई भी उसके पास समस्या आती है तो वो किसके पास जाते हैं? समाज में ही उसका समाधान ढूंढते हैं। तो निश्चित रूप से व्यक्ति और समाज का अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय का क्या अर्थ है? कि एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। तो एक के बिना दूसरे की कल्पना करना क्या है? संभव नहीं है। परंतु कभी कभी समाज में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो व्यक्ति के लिए उचित नहीं है और वैसी बातें निंदनीय समझी जाती हैं। तो इस पाठ में हम कुछ समस्याओं की चर्चा करेंगे, जैसे बाल विवाह, नशाखोरी, बाल श्रम और मानव और बाल तस्करी। तो ये इसमें से कुछ टॉपिक के बारे में आप सुने होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन कुछ टॉपिक के बारे में इतनी अच्छे से आपको जानकारी नहीं है। लेकिन आपको इन चीजों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि आप इन चीजों को समझ पाएंगे तो आप स्वयं जागरूक होंगे और आपके समाज को भी जागरूक कर सकेंगे, जिससे हो सकता है समाज में ये जो सामाजिक बुराइयां हैं कुछ हद तक कम होगी। इसलिए आपको ये समझना आवश्यक है। इसलिए आपके चैप्टर में इस चीज को रखा गया है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। अब है बाल विवाह। तो इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी कहानियां दी गई है जिससे आप उन समस्याओं को समझ सकें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ एक पत्र है जो एक सहेली ने दूसरी सहेली को लिखा है। तो देखते हैं क्या है पत्र में। प्रिय सीमा। तो सीमा को पत्र लिखा जा रहा है। कई वर्ष बीत गए हैं तुमसे मिले हुए, इस दरमियान तुमसे कोई बात भी नहीं हुई है। तुम्हारा पता मुझे बहुत मुश्किल से मिल सका। मुझे अपने स्कूली दिनों के खुशी के लम्हे अब भी याद हैं। हम दोनों पढ़ाई में अच्छे थे। परीक्षा में हमारे बीच मुकाबला होता था। हम अपने भविष्य के लिए कई सपने देखते थे। तो दो सहेलियां हैं, दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। दोनों एक दूसरे से दूर हो गई हैं, एक दूसरे के खबर लेने के लिए चिट्ठी लिख रही हैं। तो दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। दोनों के बीच एग्जाम में कंपटीशन भी होता था। तो परंतु अब मेरी आशाएं अपने बच्चे के लिए हैं। तो वो कहती हैं, जो उसकी दूसरी मित्र है कल्पना, वो कहती हैं कि लेकिन मेरा वो जो सपना था कि कंपटीशन करने का, कुछ बनने का, वो अब मेरे बच्चों तक सीमित रह गया है। तुम्हें तो यह पता ही है कि जब मैं कक्षा 7 में थी उसी समय मेरी शादी कर दी गई। तो इसमें एक जो कल्पना है उसकी शादी कक्षा 7 में ही कर दी गई है। मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के आगे झुक गई। मैं 15 साल की थी जब मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो क्लास 7 में उसकी शादी हो गई और जब वो 15 साल की थी तब उसकी बेटी ने जन्म लिया और उसके 2 वर्ष बाद उसके बेटे का जन्म हुआ। मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ। हम चारों के लिए खाना जुटा पाना भी मुश्किल काम है। कल्पना क्या है? बहुत गरीब है और उसकी एक बेटी और एक बेटे हैं। मेरे पति शहर में रिक्शा चलाते हैं। तुम समझ सकती हो कि कोई रिक्शा चालक कितना कमाता होगा। समस्या तब बढ़ जाती है जब कोई अस्वस्थ हो जाता है। मेरा बेटा जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर है। रुपए के अभाव में उसका समुचित इलाज करवा नहीं पा रही हूँ। मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहता है। मेरी बेटी इस समय 4ठी कक्षा में पढ़ती है, लेकिन अगले साल से उसका स्कूल जाना शायद बंद हो सकता है। घरेलू काम मुझसे नहीं संभल पाता। तो इसमें एक लड़की है कल्पना, जिसकी शादी कक्षा 7 में हो चुकी है।
फिर उसके एक बेटी और एक बेटा है, और बेटा क्या है, बचपन से ही मानसिक रूप से बीमार है, और उनका जो पति है वो रिक्शा चलाता है, जिससे बहुत कम कमाई होती है, और इतनी कम कमाई होती है कि 4 लोगों को अच्छे से खाना भी नहीं मिल पाता। और समस्या कब बढ़ जाती है, जब कोई बीमार पड़ता है और इलाज का खर्च भी वे लोग नहीं कर पाते हैं, और बेटे का इलाज भी नहीं कर पाते, और कम भोजन मिलने के कारण, कुपोषण के कारण जो कल्पना है बहुत बीमार रहती है, जिसके कारण उसकी बेटी जो क्लास 4 में पढ़ रही है उसको भी स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो कल्पना है घर का काम नहीं कर पा रही है, तो उसकी बेटी स्कूल छोड़कर अब उसके कामों में मदद करेगी। तो ये किस कारण से हो रहा है, ये जो चिट्ठी है, तो इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें बाल विवाह के बारे में पता चल रहा है। तो आपके भी क्लास में कभी कभी ऐसा हो सकता है, घटना हुआ हो कि किसी लड़की का क्लास 6, 7 में, 8 में शादी कर दिया गया हो, लेकिन ये क्या है, एक सामाजिक बुराई है, और ये अपराध भी है कानूनी रूप से, और इस अपराध को करने वाले को सजा भी मिल सकती है। यदि ऐसी घटना आप अपने आसपास देखेंगे तो उसकी कंप्लेन जरूर पुलिस को करेंगे, ताकि पुलिस कोई ठोस कदम उठाकर उस लड़की को शादी होने से बचा सकता है, क्योंकि एक लड़की की शादी होने की सही उम्र क्या है, 18 वर्ष। उससे पहले शादी होने से उसके साथ बहुत तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती है। कम उम्र में मां बनने से उसमें भी समस्या हो सकती है, और वो अपने, यदि कल्पना अपने पैरों पर खड़ी रहती तो वो, उसका परिवार क्या होता, अच्छे से चल पाता, वो कुछ कमा सकती, जिससे परिवार को आर्थिक सपोर्ट मिलता, और उसका जो स्वास्थ्य खराब है वो नहीं होता, वो अपने बेटे का इलाज भी कर पाती। तो बहुत सारी समस्याएं किससे जुड़ी हुई हैं, ये बाल विवाह से भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसे आप समझ गए हैं। यदि ऐसी कोई घटना देखेंगे तो जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। अब देखिए पत्र का जवाब जो सीमा है कैसे देती है। प्रिय कल्पना, 1 महीना पहले तुम्हारा पत्र मिला। व्यस्ततावश मैं ससमय पत्र नहीं लिख सकी। तुम्हें पता तो है मैं गढ़वा में एक विद्यालय में अध्यापन कराती हूँ। तो जो सीमा है वो क्या है, एक टीचर बन गई है। मेरे पति भी बैंक में अधिकारी हैं। मेरी 6 माह की एक बेटी है, वह मम्मी पापा की लाडली है। हम उसे शिक्षा देना चाहते हैं। हम दोनों की आमदनी इतनी अच्छी है कि अच्छे संस्थान में पढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ख्याल अभी से रखते हैं। हम तीनों का परिवार बड़े मजे से चल रहा है। रविवार या अवकाश के दिन हम नजदीक कहीं घूमने निकल जाते हैं। साल में 2 बार हम बाहर सैर पर जाते हैं। भगवान ने हमें बहुत सारी खुशियां दी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दिन ऐसे ही बीते। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारी सहेली सीमा। तो सीमा पत्र लिखती है कल्पना को कि दोनों पढ़ाई में एक जैसे थी। यदि सीमा के क्या है, एक टीचर है, एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, और उनके पति क्या है, बैंक में ऑफिसर हैं, और जो कल्पना थी वो भी सीमा की तरह पढ़ाई में थी। दोनों में कंपटीशन होता था। यदि इसको पढ़ने का मौका मिलता तो वो भी किसी अच्छी नौकरी में होती, लेकिन उसको मौका नहीं मिला और उसको काफी समस्याओं से जूझना पड़ा। लेकिन सीमा को अच्छी नौकरी मिली, उसकी 6 माह की बेटी है, और उनका जो जीवन है बहुत अच्छे से गुजर रहा है। तो इससे क्या, दोनों कहानी से आपको क्या समझ में आया कि एक लड़की जिसका बाल विवाह हुआ था, जिसके कारण वह बहुत सारी समस्याएं जूझ रही है। दूसरी एक लड़की है सीमा, जो पढ़ाई करके अच्छे नौकरी पर है, जिसके कारण उसमें उसके साथ कोई भी समस्या नहीं है। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि बाल विवाह क्या है, बहुत बुरी बात है, सामाजिक बुराई है, क्योंकि इससे एक लड़की का जो जीवन है उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और यदि वो शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगी और बाकी चीजों में भी अच्छी रहेगी, उसका परिवार अच्छा रहेगा। तो इसलिए बाल विवाह क्या है, बहुत बुरी बात है, जिसके समाज में नहीं होने चाहिए। ये एक सामाजिक कुरीति है। बाल विवाह का संबंध आमतौर पर भारत में कुछ समाज में प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है।
कानूनन विवाह योग्य लड़कों के लिए कितना है आयु? 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। इससे कम उम्र में विवाह करना क्या है? कानूनी रूप से अपराध है। परंतु इस कानून के बावजूद बाल विवाह के मामले आए दिन हमारे समाज में आते रहते हैं। कानून तो बन गया लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं होती ही रहती है। इस तरह के अधिकार मामले खराब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है? जहाँ शिक्षा का अभाव है। अशिक्षा के कारण लोग समझ नहीं पाते। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। वस्तुतः बाल विवाह कानून की दृष्टि से एक अपराध है। तो इसके अनुसार क्या है? 21 वर्ष से कम आयु के लड़के या फिर 14 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी होती है तो यह दंडनीय अपराध है। बाल विवाह निषेध कानून के तहत इस तरह की शादी करवाने वाले या फिर साथ देने वाले जो व्यक्ति वर वधू के पक्ष में या फिर माता पिता रिश्तेदार बाराती और विवाह कराने वाला जो पंडित है वो भी क्या है? सजा के हकदार है। उनको भी सजा मिल सकती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। तो एक अधिनियम है बाल विवाह निषेध। यदि बाल विवाह होता है तो उसका अधिनियम है, उल्लंघन है उसका। मतलब कोई उस अधिनियम का उल्लंघन करता है जब कोई बाल विवाह कराता है। इसका नकारात्मक प्रभाव लड़के एवं लड़कियां दोनों पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों पर ही इसका गलत प्रभाव पड़ता है, लड़कों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है यदि लड़के की उम्र कम हो शादी के समय। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, मानसिक एवं भावात्मक स्थिति, शिक्षा आदि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मानसिक रूप से भी वो अस्वस्थ हो सकता है, शारीरिक रूप विकास में भी कमी हो सकती है, भावात्मक दृष्टि से भी उसमें क्या होता है? बहुत सारी कमियां आ सकती है कम उम्र में विवाह से। कम उम्र में शादी के फलस्वरूप जो बच्चे पैदा होते हैं वे भी कमजोर होते हैं, क्योंकि यदि माँ ही बच्ची होगी तो उससे जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा वो तो और भी ज्यादा दुर्बल होगा, क्योंकि माँ का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ होगा। और वो यदि बच्ची को जन्म देगी या बच्चे को जन्म देगी तो क्या होगा? बच्चा भी अस्वस्थ होगा। तो कम उम्र में शादी के फलस्वरूप बहुत कमजोर बच्चे जन्म ले सकते हैं। तो इसका एक दुष्प्रभाव यह होता है कि इससे बाल मृत्यु दर में वृद्धि होगी। जब अस्वस्थ बच्चे जन्म लेंगे तो मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी होगी। और कम उम्र की लड़कियां मां बनने से दायित्वों का भी निर्वहन भली भांति नहीं कर सकेगी। वो खुद छोटी होगी तो बच्चे को कैसे संभाल सकेगी? सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र के शिक्षा का जो विस्तार है इसके द्वारा, विभिन्न संचार माध्यमों में विज्ञापन के द्वारा या फिर नुक्कड़ नाटक, कार्यशाला आदि के द्वारा भी बाल विवाह से होने वाली हानियों को बतलाया जा रहा है। और पाठ्य पुस्तक में भी बाल विवाह के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसको शामिल किया गया है, जैसे आपके चैप्टर में है, ताकि बच्चे को अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके कि ये गलत चीज है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 में कुछ प्रावधान है जो इस तरह से हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए। पहला है, बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़के एवं लड़कियों का विवाह क्रमशः 21 तथा 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिया जाए। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और वह किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है तो उसे कानूनी अपराध माना जाएगा। और ऐसी घटना होने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकता दर्ज कराई जा सकती है। अगर लड़की के माता पिता या अभिभावक ऐसे विवाह की अनुमति देते हैं अथवा विवाह के संयोजन में सहायता प्रदान करते हैं या विवाह को रोकने में असफल होते हैं तो वे दंड के भागीदार होंगे। तो माता पिता को भी दंड मिल सकता है। और अगर कोई पुरोहित ऐसे विवाह संपन्न करवाता है
तो वह भी दंड का भागीदार होगा। ठीक है, इसलिए इसमें जो भी लोग सपोर्ट करेंगे बाल विवाह में, सबको सजा मिल सकती है। तीसरा है, बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्राथमिक दर्जे के जिला न्यायालय के पास याचिका दर्ज कर सकता है। तो इसके लिए यदि कोई अपने आसपास देख रहा है कि ऐसी घटना हो रही है, तो कोई भी व्यक्ति वो जिला न्यायाधीश के पास याचिका दायर कर सकता है, एफआईआर कर सकता है। झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं वो बाल विवाह निवारण के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा ऐसे मामलों की शिकायत उनसे भी की जा सकती है। तो आप इसकी शिकायत किससे कर सकते हैं? या तो जिला न्यायाधीश के पास कर सकते हैं या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास बाल विवाह के जिसके विरुद्ध आप कंप्लेन कर सकते हैं। चौथा है, बाल विवाह से पीड़ित व्यक्ति पारिवारिक व सामाजिक जिला से ऐसे विभाग को अमान्य घोषित करवा सकता है। और जो बाल विवाह से पीड़ित व्यक्ति है या फिर परिवार है, वह जिला न्यायालय में जाकर इस विभाग को गैर कानूनी घोषित करवा सकता है। ऐसी विवाहें मान्य नहीं होंगी जिसमें लड़के तथा लड़की की उम्र कम हो। अब एक और कहानी सुनते हैं और एक सामाजिक घटना जो बुराइयां हैं उससे जुड़ी हुई। तो आप बाल विवाह समझ गए और ये कितना बुरा है ये भी समझ गए होंगे। रोहित की कहानी। रोहित 14 वर्ष का लड़का है। वह 8वीं में पढ़ता है। कक्षा में वह बहुत मेहनती और मेधावी है। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है, 8 में पढ़ता है। पढ़ाई के अलावा विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी जोर शोर से भाग लेता है। वह फुटबॉल का भी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन कुछ दिनों से वह बदला बदला सा लग रहा है। क्यों लग रहा है? अपने दोस्त महेश के कहने पर वह नशा करने लगा है। वो पढ़ाई में अच्छा है, फुटबॉल खेलता है, लेकिन उसका एक दोस्त है महेश जो नशा करता है और वो रोहित से भी ऐसा करने के लिए कहता है और महेश के कहने पर रोहित भी नशा करने लगा है, जिस कारण उसके व्यवहार में धीरे धीरे कई परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। वह शारीरिक रूप से कमजोर दिखता है और बातों बातों में वह उग्र हो जाता है। एक तो शारीरिक रूप से कमजोर दिखता है और ऊपर से गुस्सा भी उसको बहुत आता है। विद्यालय का एक शालीन लड़का कभी कभी छोटी बातों को लेकर भी बहस करने लगता है। वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन अब क्या करता है, छोटी छोटी बातों पर भी बहस करने लगता है। अब उसे ना पढ़ाई में मन लगता है और ना ही अन्य गतिविधियों में। तो एक दिन रोहित के शिक्षक मिस्टर अशोक ने उसे अलग से बुलाया और उससे मैत्रीपूर्ण भाव से बात की। तो उनके शिक्षक ने उसे बुलाया और उनसे बात करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि रोहित बहुत बदला हुआ है और ये कारण जानना है उनको। शिक्षक ने उसे अपनी समस्या बताने को कहा। अशोक अंत में रोने लगा और अपनी पूरी कहानी उनसे कह डाली। मिस्टर अशोक ने उसे प्यार से समझाया एवं परामर्श दिया। उन्होंने रोहित के माता पिता से बात की तथा धैर्यपूर्वक साथ देने की और सहयोग करने की सलाह दी। उनका सहयोग उसे नशा छोड़ने में काफी सहायक होगा। कुछ ही दिनों में रोहित के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और उसका व्यवहार भी पहले से तरह अच्छा हो गया। अब उसे पढ़ाई तथा विद्यालय की अन्य क्रियाकलापों में भी मन लगने लगा। तो ऐसा बहुत सारी घटनाएं देखे होंगे, बहुत सारे आपके सहपाठियों के साथ भी शायद ऐसा हुआ हो कि जो नशे के चंगुल में फंस गए हैं। तो ऐसे बच्चों को कड़ाई से नहीं, प्यार से बदला जा सकता है। जब वो खुद समझेंगे कि ये चीज कितना गलत है, इससे उनके शरीर पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, उनके पढ़ाई पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, तब वो खुद सुधरने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए उनके शिक्षकों को, माता पिता को और उनके सहपाठियों को भी इसकी सहायता करनी होगी। तो ऐसा यदि आप कभी देखते हैं तो आप भी अपने दोस्त को प्यार से बात कीजिए, उसको समझाने का प्रयास कीजिए कि ये गलत चीज है, क्योंकि नशा ऐसा चीज है जो पूरे
शरीर को खत्म कर देता है, पूरे शरीर की जो क्षमता है उसको पूरा अस्वस्थ बना देता है शरीर को। साथ ही उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा। तो नशा क्या है, बहुत बुरा चीज है, इससे दूर रहने की आवश्यकता है। अब है नशाखोरी। रोहित की कहानी को पढ़ा आपने, तो यह कहानी क्या है, नशाखोरी पर है। तो आज देश की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता में रंगने की होड़ में के चलते क्या करते हैं, नशाखोरी में संलग्न हो जाते हैं। और युवाओं में फैलती नशाखोरी देश की बड़ी समस्याओं में से एक है, क्योंकि युवा ही हमारे देश के भविष्य होते हैं, यही देश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब ये नशे में धुत रहेंगे तो क्या है, समाज खराब होगा। इसलिए इस समस्या को निवारण करने की आवश्यकता है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। नशा एक ऐसी समस्या है जिससे नशा करने वाले के साथ साथ उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। वो तो खुद समाप्त हो ही जाता है, उसका शरीर पूरी तरह से खराब हो जाता है, साथ ही उसका परिवार भी उससे बचा नहीं रह सकता है। परिवार से समाज, समाज से देश का निर्माण होता है। इसलिए क्या है, परिवार की बर्बादी का असर देश पर भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति से ही समाज है और समाज से ही देश है। इसलिए पूरा समाज नष्ट हो सकता है इस नशा से। इसलिए इससे प्यारे बच्चों, इन चीजों से हमेशा दूर रहने का कोशिश कीजिए। नशाखोरी एक गंभीर समस्या एवं सामाजिक समस्या है। तो नशाखोरी के लत के कारण टीबी हो सकता है, हेपाटाइटिस बी, कैंसर, पागलपन जैसी बड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। नशाखोरी के कारण लोगों में अपराधी प्रवृत्ति भी जन्म ले रही है। नशा करने के लिए जब पैसा नहीं मिलता तो वो चोरी पर आ जाते हैं, लूटमारी पर आ जाते हैं और मारपीट करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत तरह की जो अपराधी प्रवृत्ति उसमें अपने आप आ जाती है। शुरू में तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें वे ऐसे फंस जाते हैं कि उससे बाहर ही निकल नहीं पाते। इसलिए इसमें फंसने से पहले अपने को सावधान कर लीजिए, और ये बहुत बुरी चीज है, इसलिए इससे दूर रहिए। तो समाज में होने वाले अपराधों के कारण में नशाखोरी प्रमुख कारण है। चित्र में दिख रहा है ना, नशा कर रहे हैं अलग तरह से, शराब, सिगरेट। तो शुरू में लोग, बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे इसमें नशे में ज्यादा पड़ जाते हैं। देखते हैं कि हाँ बहुत मजा आ रहा है ये चीज, लेकिन वो जो उनके जीवन को पूरी तरह से तबाह कर देगा वो चीज उस समय वो नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में वो समझ पाते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, उस दलदल में वो फंसते जाते हैं। इसीलिए पहले ही इससे अपना दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है। किशोर नशे का सेवन निम्न कारणों से करते हैं, लेकिन ये नशे करने जो युवा लोग नशे करते हैं उसके भी कुछ कारण है। जैसे वयस्कों की नकल करने के लिए, हो सकता है परिवार में या फिर आसपास किसी को नशा करते देखते हैं, फिर वो भी नशा करने लगते हैं। या फिर तंबाकू, शराब या तंबाकू कंपनियों के जो विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइज आते हैं, उससे प्रभावित होकर, या फिर अभिभावक एवं बच्चों में संवादहीनता के कारण। कभी कभी क्या होता है, बच्चे और जो गार्जियन होते हैं आपस में बात ही नहीं करते हैं, या फिर अभिभावकों के पास समय नहीं रहता है, इसलिए वो खुलकर बात नहीं कर पाते। इस कारण से भी उससे दुखी होकर बच्चे नशा करने लगते हैं। मित्रों के दबाव के कारण कभी कभी उनकी संगति खराब हो जाती है, तो ऐसे मित्र मिल जाते जो नशा करते हैं और वे जोर जबरदस्ती उसे नशा करवा लेते हैं। निराशावादी परिस्थितियों से बचने के लिए कभी कभी वो इतने दुखी हो जाते हैं कि नशा करने लगते हैं। परिवार में नशाखोरी के माहौल के प्रभाव के कारण, हो सकता है परिवार में कोई सदस्य नशा करते हैं और उसी के कारण वे भी नशा करने लगते हैं। परीक्षा में असफल होने के कारण भी दुखी होकर कभी कभी नशा करते हैं। आसानी से नशीला पदार्थ उपलब्ध हो जाने के कारण, कि उनको मिल रहा है, चलो देखते हैं कैसा लगता है, तो वो उसी के कारण भी कभी कभी उसमें फंस जाते हैं। गलत धारणा की नशापन से ताकत में वृद्धि हो जाती है, और ये भी बहुत गलत धारणा है कि नशा करने से ताकत बढ़ जाता है। ताकत बढ़ता नहीं है, उल्टा ताकत घटने लगता है। इसलिए इतनी सारी कारण हैं इस नशा के, और इससे दुष्प्रभाव भी जान लीजिए। दुष्प्रभाव क्या है, एकाग्रता में कमी। आपका जो एकाग्रता है पढ़ाई में या फिर किसी काम में, वो कम होता जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। स्मरण शक्ति में कमी, आपकी याददाश्त में कमी हो जाती है। स्वयं पर नियंत्रण कम होने लगता है।
और अपने ऊपर जो नियंत्रण होता है वो भी कम होने लगता है। आप देखे होंगे जो शराबी होता है या फिर जो नशे करते हैं, देखेंगे रोड में भी सोया हुआ है, उसके ऊपर कुत्ता आके बैठ गया है, तो क्या है, वो कुछ नहीं समझ पाता क्योंकि वो नशे के घोर में रहता है। तो अपने के ऊपर में जो नियंत्रण होता है वो खत्म हो जाता है। और आप कभी सुने हैं कि कोई नशा करता है उसको कोई अच्छा बोले? अच्छा नहीं बोलते, उसको तो खराब ही बोलते हैं। इसलिए ऐसी चीजों में क्यों जाएं हम। स्वच्छता में कमी, और स्वच्छता में भी कमी हो जाता है, वो जैसा तैसा रहता है जो नशा करता है। शरीर का वजन भी कम होने लगता है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं होने लगती है, और अपराधी प्रवृत्ति भी जन्म होने लगती है। तो क्या होता है, वो पैसे के लिए, नशा करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए बहुत सारे गलत काम करने लगते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। तो वास्तव में नशे का सेवन एक गलत आदत है, तो इससे कभी भी लाभ नहीं हो सकता है। अतः हमें नशे के सेवन से बचना चाहिए। और कहा जाता है कि खुद से करो प्यार और नशा से करो इनकार। जो अपने आप से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, वो नशे से इनकार करते हैं। तो नशा एक ऐसी लत है जो एक बार किसी को लग जाती है तो उसे मौत के मुंह तक ले जाती है, तब जाके खत्म होती है। इसलिए नशे से पहले ही दूरी बना ले, जिससे कि उसके चंगुल में ना फंसे। एक नशेड़ी मरते मरते अपने परिवार को भी मार देता है। और एक जो नशेड़ी शराबी होता है वो क्या करता है, अब पैसा तो सारा शराब में उड़ा देता है, साथ ही उसका परिवार भी अभावों में मर जाता है। तो इसलिए ये इतना गलत चीज है कि इससे दूर, यदि आपको खाना ही है तो अच्छी अच्छी चीजें खाएं, ये गलत चीजें खा के अपने और अपने परिवार को क्यों खत्म करें। उससे अच्छा है कि आप अच्छी चीजें खाएं और इन गलत चीजों से हमेशा दूरी बनाए रखें। तो आपने यहाँ बाल विवाह और नशाखोरी पर बात किया, तो इसमें आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, इससे बचने के उपाय हैं, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।